धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं हमारी सरकार की सराहना करना चाहती हूं कि उन्होंने जो सौभाग्य योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के द्वारा जो है समस्त भारत में खासकर रूरल एरिया में जो इलेक्ट्रिफिकेशन की है, विद्युतीकरण किया है, वो अत्यधिक उनका जो नेतृत्व है बहुत ही सराहनीय है। लेकिन साथ ही मैं उनका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे मंडी में जो मेरी ऐसी कई विधानसभाएं हैं जहाँ पे बहुत ही हाई एल्टीट्यूड के बहुत ज़्यादा क्षेत्र हैं, छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ पे इतनी बर्फबारी होती है, बहुत ही एक्सट्रीम वेदर रहता है और वहाँ पर जो पूरी पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही पुअर है। उसके साथ ही ट्रांसफॉर्मर्स बार बार कोलैप्स करते रहते हैं और उसके कारण वहाँ पे वोल्टेज भी बहुत लो रहता है। थोड़ी बर्फबारी होती है या बारिश होती है सर, बहुत लंबे लंबे पावर कट्स लगते हैं। उनकी वजह से जो है लोगों का पूरा जीवन जो है ठप हो जाता है। कई बार तो कई हफ्तों तक बिजली नहीं रहती है। छोटे छोटे व्यवसाय जो हैं वो ठप हो जाते हैं। और ऐसी एक नहीं, सिराज, बंजार, आनी, कुल्लू जैसी बहुत सारी विधानसभाएं हैं। तो महोदय जी, मैं जो है हमारी पावर मिनिस्ट्री हो गई, जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, उनसे मैं ये बहुत ही विनम्र अनुग्रह करती हूँ कि वहाँ पे जल्दी जल्दी जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की जाएगी। इन एरियाज में पार्शियल इलेक्ट्रिफिकेशन है और उसके साथ ही जो है दे शुड ऑल्सो स्ट्रेंथन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, दे शुड डेफिनेटली स्ट्रेंथन दैट। और साथ में ही आई रिक्वेस्ट कि हमारे जो नेतृत्व का जो एक विजन है कि हर नागरिक को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, तभी हम लोग पा सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। श्री बस्तीपोती नागराजु जी। రాయలసీమ తరచుగా కరువు పరిస్థితులతో పోరాడేటువంటి ప్రాంతము. నీటి కొరతతో ఈ సమస్య చాలా విపరీతంగా ఉన్నది. నేను ఈ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తిగా రైతులు ఈ దురవస్థ నుంచి నేను దగ్గర నుంచి చూసినటువంటి అనుభవం కలిగినటువంటి వ్యక్తిని అధ్యక్ష. ఈ ప్రాంతంలో 25% మాత్రమే భూమి నీటిపారుదలకు నోచుకుంటున్నది. కావున దీనికి శాశ్వత పరిష్కారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ప్రత్యేక కార్యాచరణ తీసుకున్నారు. పోలవరం బనకచెర్ల నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టు ఒక వెలుగురేఖగా ఉన్నది. కావున ఇది గుంటూరు జిల్లా బొల్లాపల్లి రిజర్వాయర్ మరియు నంద్యాల జిల్లా బనకచెర్ల వద్ద ఒక రిజర్వాయర్ నిర్మించాలని ఒక ప్రతిపాదించడం జరిగినది. కావున రాయలసీమకు శాశ్వత పరిష్కారంగా నీటిని మళ్లించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ విప్లవాత్మకమైన ప్రాజెక్టు ద్వారా సుమారు 80 లక్షల ఎకరాలకు మరియు త్రాగునీటిని అన్ని రకాలుగా అందించడంలో గణనీయమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. కావున రాయలసీమకు శాశ్వతంగా కొత్త జీవం పోసిన వాళ్ళు అవుతారు. కావున ఈ ప్రాజెక్టుకు పార్లమెంట్ సాక్షిగా కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో అధిక నిధులు మంజూరు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము ఈ పార్లమెంట్ సాక్షిగా. కావున ఇంతేగాక 40,500 ఎకరాల భూమిని కూడా దీనికి సేకరించడం కావాల్సింది. అందులో భాగంగా 17,000 ఎకరాలు అటవీ భూమిని సేకరించాల్సి ఉంటుంది. కావున ఈ పార్లమెంట్ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం శాశ్వతంగా కల్పించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మీ ద్వారా గవర్నమెంట్ తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ओके, थैंक यू। माननीय सदस्य डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल में स्थित सबिया एयरपोर्ट जो RCS उड़ान योजना में शामिल है, यह 473 एकड़ में फैला हुआ है और जिसमें 280 एकड़ भूमि खाली है। मेरे सांसद मंच से सीमांकन के बाद एयरपोर्ट की पिलरिंग भी हुई है। रक्षा संपदा विभाग दानापुर द्वारा पक्की बाउंड्री और फेंसिंग के लिए 4 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति के बाद इसकी पक्की बाउंड्री और फेंसिंग का कार्य चालू है। इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 167 मीटर है। केवल गोपालगंज और सीमांत जिले से सर्वाधिक संख्या में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग खाड़ी के देशों में नौकरी करते हैं। गोपालगंज जिले में विदेशी मुद्रा का आगमन देश के अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है और बिहार में प्रथम है। इस एयरपोर्ट के चालू होने से गोपालगंज एवं आसपास के 5 जिलों को त्वरित विकास होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सबिया एयरपोर्ट की कमर्शियल वायबिलिटी के साथ साथ ट्रैफिक डिमांड भी बहुत है महोदय। उड़ान 5 में बिडिंग राउंड्स तक कोई भी एयरलाइंस ऑपरेटर सबिया एयरपोर्ट से उड़ान के लिए बिडिंग राउंड में शामिल नहीं हो पाए हैं। टर्मिनल बिल्डिंग डिजाइन का काम भी जरूरी है। अतः महोदय, आपके माध्यम से मैं नागर विमानन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सबिया एयरफील्ड
हथुआ रूट पर ऑपरेशनल एक्टिविटी शुरू करने के लिए बिडिंग राउंड्स में एयरलाइंस ऑपरेटर्स आमंत्रित किए जाए ताकि सबिया एयरपोर्ट का रिवाइवल हो सके और हमारी जनता को फायदा मिले। थैंक यू। धन्यवाद सभापति। माननीय सदस्य श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभागृह को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 12 बलूतेदार होते थे पहले और उनके माध्यम से कामकाज चलता था। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र और देश भर में काम करने वाले गटई कामगार यानी कॉबलर की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। द स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडरिंग एक्ट 2014 की तहत गटई कामगार को वेंडर्स के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। सभापति महोदय, जो गटई कामगार होते उनको हॉकर्स में गिना जाता है, मगर गटई कामगार ये ऐसा धंधा है, व्यवसाय है जो बैठ के करते थे, सालों से ये बैठ के करते थे और उनमें से 12 बलूतेदार के अंदर के एक है। और उसके माध्यम से जो नगर निगम होता है यानी म्युनिसिपल कारपोरेशन होते वो उनके ऊपर अन्याय करते हैं। यानी फेरी वाला होता है उसको उठाते चलेगा, मगर जो बैठ के काम करने वाले हैं जिनको शासन के माध्यम से कानून के माध्यम से मान्यता दी गई है उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। इसके लिए अन्य स्ट्रीट वेंडर्स को नगर निगम से लाइसेंस मिल जाते हैं, उनको नहीं दिया जाता है। इसलिए मेरी मांग है, सरकार से मांग है कि सभी गटई कामगार को विधिवत वेंडिंग लाइसेंस जारी किया जाए जिससे कानूनी रूप से अपनी दुकान चला सके और नगर निगमों के और यानी कारपोरेशन के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि वे गटई कामगार को स्ट्रीट वेंडर्स की तरह सम्मान दे और उसका जो अन्याय हो रहा है वो बंद करे। यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि लाखों परिवार का उपजीविका सवाल है, यानी उपजीविका उसके ऊपर होती है। तो आपके माध्यम से जो कारपोरेशन है उनको आदेश दिया जाए कि इनके ऊपर इसी प्रकार का अन्याय होता नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद जी। डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद जी। நன்றி பேரவை தலைவர் அவர்களே, எனது கடலூர் பாராளுமன்ற தொகுதியிலே முக்கியமான சந்திப்புகள் இருக்கின்றன. கடலூர், விருதாச்சலம், பண்ருட்டி, பெண்ணாடம் தொகுதியிலே பெண்ணாடம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கிறது. இங்கே சென்னை டு ராமேஸ்வரம் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் என்பது மிக முக்கியமானது. ராமேஸ்வரம் மிக முக்கியமான இடம். நிறைய பக்தர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே சென்னை ராமேஸ்வரம் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸை உடனடியாக ரயில்வே அமைச்சகம் எங்களுடைய பகுதிக்கு விட வேண்டும். அது விழுப்புரம், பண்ருட்டி, கடலூர், மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், தஞ்சாவூர், திருச்சி வழியாக செல்ல வேண்டும். இரண்டாவது, சென்னையிலிருந்து கடலூர் வரை புதிதாக ரயில் பாதை போட வேண்டும். 2007 ரயில் பாதைக்கு போடுவதற்கு ஒப்புதல் ஆகிவிட்டது. ஆனால் இன்று வரை நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. எனவே பெருங்குடியிலிருந்து மகாபலிபுரம் பிறகு பாண்டிச்சேரி வழியாக கடலூர் வந்து அடைய வேண்டும். பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸ், வைகை எக்ஸ்பிரஸ், பேர்ல் சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ், ராக்ஃபோர்ட் எக்ஸ்பிரஸை பெண்ணாடம் ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட வேண்டும். வந்தே பாரத் சென்னை நாகர்கோயில் விருதாச்சலம் ரயில் சந்திப்பிலே நிறுத்தப்பட வேண்டும். மதுரை எக்ஸ்பிரஸ், மன்னார்குடி எக்ஸ்பிரஸ் கடலூர் சந்திப்பிலே நிறுத்தப்பட வேண்டும். பாண்டிச்சேரி, பெங்களூர் வாரத்திற்கு ஒரு முறை இருக்கிறது. அதை தினந்தோறும் அந்த ரயில்வே லைனை நிறுத்த வேண்டும், விட வேண்டும். இறுதியாக தலைவர் அவர்களே, திருச்சி திருவனந்தபுரம் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் ஆனது மிக முக்கியமானது. அந்த ரயில் கடலூர் வரை நீட்டிக்கப்பட வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் திருச்சி வழியாக அரியலூர், விருதாச்சலம், நெய்வேலி வழியாக கடலூர் வரை திருச்சி திருவனந்தபுரம் எக்ஸ்பிரஸ் விட வேண்டும் என்று பேரவைத் தலைவரை கேட்டுக்கொள்கிறேன். காரணம், கடலூரிலே மிக பெரும்பாலான மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள், விவசாயிகள் இருக்கிறார்கள், தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களுடைய எண்ணங்களை பூர்த்தி செய்வதிலே இதையெல்லாம் மாண்புமிகு தலைவர் அவர்கள் மூலமாக ரயில்வே அமைச்சகம் கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. Thank you, honorable member. Shri Rajmohan Unnithan ji. Shri Rajmohan ji.